तो भाई लोग मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। कहानी का शुरुआत में कई हजारों साल पहले एक राजकुमारी अपने ही प्रजा पर खूब बनाए रखने के लिए एक खतरनाक पनिशमेंट बनाया था। जो भी आदमी राजकुमारी तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे एक भयानक श्राप मिलेगा। उस इंसान के कंधे पर एक निशान बन जाएगा और जो भी इंसान इस श्राप के अंदर आएगा वो अपने जिंदगी में 40 साल भी पूरा नहीं कर पाएगा। उससे पहले ही उस इंसान का एक दर्दनाक मौत हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्राप को भुगतेगी। इसीलिए जो व्यक्ति इस श्राप के अंदर पड़ता है वो सिर्फ दो ही चीज ढूंढता रहा। एक चीज था ड्रैगन बोन सेलेसिया स्टॉर्म और एक था मे चेन और। इन दोनों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तब श्राप टूट जाएगा। जिसके बाद कहानी कई साल पहले मतलब प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रोफेसर ड्रैगन बोन सेलेस्टियन टोम पर लिखी हुई एक पहेली को सुलझा रहा था ताकि मे चेन ऑर्ब को ढूंढ सके। यही पर ही हम ह्यूबेई नाम की एक लड़के को देखते हैं जिनकी बातों को सुनने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों मिलकर मे चेन ऑर्ब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी प्रोफेसर 8 में से 5 पहेलियां को ही सुलझा पाया था। वो ह्यूबेई को बताती है बाकी के 3 सवालों की जवाब कोई मास्टर ही दे सकता है। इसके बाद हमें गोल्ड ट्रूथ और फैटी नाम की इनके 2 दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों मिलकर ड्रैगन बोन सेलेस्टियन ट्रोम का नीलामी कर रहा था, लेकिन उस टाइम उनके पास ड्रैगन बोन ना होने की वजह से वो सभी लोगों को दिखा नहीं पा रहा था। मगर नीलामी पे आए सभी लोग ड्रैगन बोन को देखने के लिए हंगामा कर रहा था। उसी वक्त यहाँ के ऑनर मिस्टर जो आता है और सभी को कहने लगता है ड्रैगन बोन सेलेस्टियन ट्रोम बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगी बचाने के लिए काम आता है। उसी के साथ मिस्टर जो ये भी कहता है कुछ सालों पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने जान की फिक्र ना करके सिर्फ अपने एक दोस्त को उसी सांप से मुक्ति दिलाने के लिए वो सभी सेलेस्टियन टोम को ढूंढने के लिए गया था। उसी दौरान उन सभी का मुकाबला कुछ खतरनाक मकड़ियों के साथ साथ लाल आंखों वाली भेड़िए के साथ भी हुई थी। हालांकि उन्होंने ड्रैगन बोन तो हासिल कर लिया था, लेकिन उनके साथ ही उन सभी को सांप भी लग गया था। एक्चुअल में जो लोग ड्रैगन बोन की तलाश में गया था उनमें से कुछ लोग ही घर पे वापस आया था। वो था मिस्टर जो की बेटी लिंगलोंग, प्रोफेसर सान, ह्यूबे और उसके गर्लफ्रेंड योंग, गोल्ड ट्रूथ और फेटी, ये सब शामिल थे। इसीलिए ह्यूबे मू चेन ऑर्ब को ढूंढने लगा था। बहुत कोशिश करने के बाद योंग की मदद से ह्यूबे और उसके प्रोफेसर सान को पता लगता है चैन नाम की एक आदमी कुछ सालों पहले मू चेन ऑर्ब को ढूंढने के लिए गया था। आज से 30 साल पहले चैन ने लोगों की एक ग्रुप को लेकर यूनान की सियांग वांग मुकाबला तक ले गया था, लेकिन वो अकेला ही वापस लौटने पर कामयाब हो पाया। परंतु किसी हादसे की वजह से उसकी आंखें चली गई और तब से वो पागल हो गया। इसीलिए प्रोफेसर ह्यूबे और उसके गर्लफ्रेंड योंग ब्लाइंड चैन से मिलने के लिए पागल खाने पर पहुंचती हैं, क्योंकि चैन इसी हॉस्पिटल पे एडमिट था। लेकिन जब ह्यूबे उस आदमी से पूछताछ करने लगती है तभी चैंग योंग की तरफ देखते हुए इशारा करके कहती है मैं सिर्फ इसी लड़की के साथ बात करूंगा। हालांकि चैन सच में अंधा था, लेकिन वो बाकी सेंसेस की इस्तेमाल करके आसपास के लोगों को समझ जाता है। इसके बाद योंग उसे बची हुई 3 पहेलियां के बारे में पूछता है, लेकिन चैंग योंग की बातों को इग्नोर करके उसके पर्सनल लाइफ पर सवाल जवाब करने लगता है। परंतु योंग अपने सवाल बार बार करने पर चैंग गुस्सा होकर कहता है तुम लोग उस पहाड़ी को कभी पार नहीं कर पाओगी। ये कहकर चैंग फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब योंग फिर से गुस्से में आकर पूछताछ करने लगती है तब चैंग अपने खतरनाक आंखें दिखाकर उसे यहाँ से लौट जाने के लिए कहता है। हालांकि चैन से इन लोगों को ज्यादा तो मदद मिला नहीं, परंतु सभी ने मिलकर यूनान के सियांग वांग मुकाबले तक पहुँचने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि चैन 30 साल पहले उसी मुकाबला से घायल होकर लौटा था। जिसके बाद ह्यूबे और उसके साथ ही मू चैन ऑर्ब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त थकान की वजह से ये लोग एक होटल में रुकने का डिसाइड करता है और उसी होटल की गार्डन में रात को फायरफ्लाइज की एक शानदार नजारा दिखाई देता है। तभी इन्हें होटल की ओनर की बेटी कॉन्थियो बताती है अगर तुम लोगों ने किसी भी फायरफ्लाई को छुआ तो ये तुरंत जलकर मर जाएगा। जिसके बाद वो एक कांच की बोतल को खोलकर इसी फायरफ्लाई का किंग को दिखाती है, जिसकी खुशबू का पता लगते ही सभी फायरफ्लाई उनके पास आके इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए उन सभी को एक शानदार नजारा दिखाई देता है। तभी कॉन्थियो बताती है अगर इनके किंग किसी कारण से जल गया तो बाकी के फायरफ्लाई इनके पास आके जलकर मर जाएगा, क्योंकि ये कुत्तों से भी ज्यादा अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं। जिसके बाद सभी ने मिलकर दूसरे दिन फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, क्योंकि इन सभी को सियांग वांग मुकाबला तक पहुंचने के लिए हिडन ड्रैगन माउंटेन को पार करना होगा। इसीलिए कॉन्थियो इन सभी को हिडन ड्रैगन पर
पर ले जाने के लिए रास्ता दिखा रहा था। जब भी ये लोग कश्तियों में बैठकर नदी को पार कर रहा था तभी कांतियो इन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है, आप लोग याद रखना रात के वक्त घाटी में जहरीली गैस फैलता है, इसीलिए रात को गुजरने के लिए ऊंची सी ऊंची जगह को ढूंढनी होगी। सुना है घाटी में एक आइलैंड है जो बहुत ऊंचा तैरता है, अगर तुम लोगों को वो मिल जाए तो रात गुजरने के लिए सबसे अच्छा जगह होगी। इसके बाद ये लोग एक गुफा से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर फ्लैटी लिंगलोंग को वही कांच की बोतल दिखाती है जहाँ पर उसी फायरफ्लाई की किंग कैद था। लिंगलोंग की गुस्सा होने पर फ्लैटी कहता है, मैंने इसे चुराया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए उधर लिया है, यहाँ से जाने के टाइम मैं उसे ये लौटा दूंगा। उसी दौरान गोल्ड टूथ झील में से एक मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे काट लेता है, जिस वजह से उसके कुछ खून के बूंद बोट पर गिरता है। तभी यंग बताती है ये वाइपर मछलियाँ है, अगर एक बार इन्हें खून की गंध आ गई तो ये काफी वायलेंट हो जाएगी। जैसा कि यंग ने बताया था, बोट पर लगी खून की वजह से वाइपर मछली इनके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि ये लोग उन मछलियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी मछलियां होने के कारण प्रोफेसर और गोल्डटूथ मिलकर अपने फायर गन से मछलियों को रोकने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद ये लोग उन मछलियों से बचने के लिए कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी पानी के तेज बहने की वजह से इनके रास्ते अलग हो जाता है और दो ग्रुप्स में बढ़ जाता है। हम ह्यूबे, योंग और गोल्डटूथ को नीचे गिरती हुई देखते हैं और ये लोग पैदल चलते चलते सियांग वांग मुकाबले के काफी करीब आ चुके थे। इसी तरीके से दूसरी ग्रुप अपने बाकी साथियों को ढूंढते ढूंढते सियांग वांग मुकाबले के पीछे चला आता है। उसी जगह पे प्रोफेसर काफी सारे लाश को देखते हैं, तभी उनके टीम के ऊपर एक बड़ी सी लिजर्ड अटैक कर देता है। वही दूसरी तरफ ह्यूबे की टीम के ऊपर भी एक लिजर्ड अटैक करता है, इसीलिए प्रोफेसर एक फायर गन चलाकर दूसरे ग्रुप को मैसेज देता है, जिसके बाद योंग और ह्यूबे बड़े ही चालाकी से प्लानिंग करके दोनों लिजर्ड को एक दूसरे से टकरा देता है। लेकिन फिर भी लिजर्ड ने इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए सभी ने अपनी जान बचाने के लिए एक खाई पे कूद जाता है। मगर इन लोगों को पता ही नहीं था उसी खाई में बहुत सारे लिजर्ड रहता था, परंतु सभी लिजर्ड सोने के कारण ये सब वहाँ से छुपके से निकल जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर इन्हें समझ आता है बिजली गिरने के कारण सभी लिजर्ड डर कर बैठ जाता है, इसीलिए ये सब बिजली गिरने का फायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही बिजली गिरती थी ये लोग दौड़कर कुछ दूरी तय करता था, तभी इन लोगों को ह्यूबे बताती है सूरज ढलने के लिए बस कुछ ही देर बाकी है, इसीलिए हम सबको यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना रात होने पर इसी टापू पर जहरीली गैस फैल जाएगा। तभी भागते भागते एक लिजर्ड की हमले की वजह से प्रोफेसर एक पेड़ की टहनियों में फंस जाता है, लेकिन योंग और ह्यूबे शोर मचा के उसी लिजर्ड का ध्यान अपने तरफ कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठा के उसके बाकी दोस्त प्रोफेसर को छुड़ा लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर फिर से भागना शुरू करता है और कुछ सेकंड बाद इन सबको हवा में तैरती हुई एक आइलैंड दिखाई देता है, परंतु इन सभी का पीछा अभी भी बहुत सारे लिजर्ड कर रहा था, इसीलिए सभी ने अपने जान बचाते हुए उसी आइलैंड की तरफ भागता है और रात होने से पहले उसी आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंच के प्रोफेसर बताती है कि इसी आइलैंड की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये आइलैंड हवा में तैर रहा है। आगे ह्यूबे की बातों से हमें पता चलता है इसी आइलैंड पे एक ही दिन में सभी सीजन दिखाई देता है। रात के समय जब सब लोग पानी में नहा रहा था तभी प्रोफेसर ह्यूबे को कहता है, मैं अब इसी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसे डर था सभी लोग म्यूचेन ऑर्ब को ढूंढने से पहले ही मारे जाएंगे। लेकिन ह्यूबे की बातों से प्रोफेसर को समझ आता है वो अपने डिसीजन को नहीं बदलेगा, जिसके बाद ह्यूबे भी बाकी लोगों के साथ पानी में एंजॉय करने लगता है। वही दूसरी दिन ये लोग फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। मुकाबला तक पहुंचने के टाइम इन लोगों की सामना एक बड़ी सी केकड़े के साथ होती है। प्रोफेसर कहता है ये हैमर केकड़ा है जो कभी भी नहीं मर सकता, कितनी भी चोटें क्यों न लगी इस केकड़े को कभी भी दर्द नहीं महसूस होता, ये उस तालाब में जाते ही फिर से अपने आप को हील कर लेगा। जब केकड़ा इनकी तरफ बढ़ता है तब सभी ने मिलकर उसी केकड़े के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद ये सब मिलकर उस केकड़े को रोक नहीं पाते, जिसके बाद प्रोफेसर और गोल्डटूथ मिलकर उस केकड़े को एक रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वो केकड़े रस्सी को तोड़कर लिंगलोंग की तरफ बढ़ता है। उसी केकड़े से बचने के चक्कर में जब लिंगलोंग काफी ऊंचाई से गिरने लगता है तभी फ्रेटी आकर उसे बचा लेता है। जब फ्रेटी का ध्यान लिंगलोंग की तरफ था तब वो केकड़ा अचानक आके उनके ऊपर हमला करता है। इस बार लिंगलोंग फ्रेटी का जान बचाने के लिए उनके बीच आ जाता है और केकड़े की हमले के कारण ये दोनों काफी दूर जाकर गिरता है। फ्रेटी के पूछने पर लिंगलोंग कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में उसे बहुत गहरा चोट लगी थी, जिसके बाद ये लोग बड़े
ही चालाकी से केकरे को रस्सी में फंसा देता है और अपने पास पड़ी कुछ बॉम्ब से उस केकरे के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो केकरा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसीलिए वो केकरा खुद को फिर से हील करने के लिए उसी झील पे जाता है और उन लोगों को भी पता था वो केकरा वापस झील पर जाने पे पहले की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तभी तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ह्यूबे बिना टाइम वेस्ट किए उस केकरे को मारने के लिए झील पर कूद जाता है और अपने हाथ काट के खुद के खून उस केकरे के ऊपर लगा देता है। उसकी खून की गंध की वजह से वाइपर मछली तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वाइपर मछली के आने से पहले ह्यूबे की दोस्त उसे पानी से ऊपर उठा लेता है। उधर उस केकरे को वाइपर मछली धीरे धीरे खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये सब लिंग लोंग को देखते हैं, जिसको गहरा चोट लगने की वजह से वो उधर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी सबको पता चलता है केकरे की हमले की वजह से लिंग लोंग को बहुत गहरा चोट आई है, जिसलिए लिंग लोंग उधर ही दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद सब लोग अंदर से बहुत टूट चुके थे। तभी प्रोफेसर फिर से इन सभी को वापस लौटने के लिए समझाने लगता है और वोटिंग करके सभी का फैसला हो जाता है कि अब सब लोगों को घर वापस जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ह्यूबे इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है। वो अपने कंधे पर उसी निशान को दिखाकर कहता है, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने इसी श्राप को बनाया है। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं किसी भी सेकंड मार सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही जिंदगी पसंद है। ये कहकर जब ह्यूबे आगे बढ़ता है तब उनके साथी उसके इस जोश को देखकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर यहाँ से लौटते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को अपने आंखों के सामने मारते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए बाहर मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ने पर इन लोगों को एक पहाड़ के ऊपर सियांग वाग मुकाबला दिखाई देता है। अंदर जाते ही इन लोगों को वो ऑर्ब दिखाई देता है। इसके पहले कि ये सब उस ऑर्ब को हासिल कर पाए तभी वहाँ पर कुछ अजीब तरीके से देखने वाले केकरे आकर इनको चारों तरफ से घेर लेता है और कुछ ही सेकंड्स में ये केकरे इनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी ह्यूबे बहुत सारे केकरे को मारकर आगे बढ़ के उस ऑर्ब को उठा लेता है, लेकिन उस ऑर्ब को उठा लेने के बाद यहाँ की चारों तरफ से घंटियां बजने लगता है और इसी आवाज को सुनकर वो केकरे यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद इन लोगों की सामने बना हुआ मूर्तियां टूटने लगता है, जिसके अंदर से एक विशाल का सांप निकल आता है, जिसको देखकर ये सभी हैरान हो जाता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रानी अपने पालतू सांप को उस ऑर्ब को संभालने के लिए जिम्मेदारी देता है और उसी ऑर्ब की वजह से ये सांप इतना बड़ा हो चुका है और इतने सालों तक वो सांप अपने रानी के दिया हुआ ऑर्ब को संभाल रहा था, लेकिन इस ऑर्ब को चुराने की वजह से वो सांप अभी जाग चुका है। इसीलिए ह्यूबे और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो सांप इनके सामने आकर इनके रास्ते रोक लेता है। देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सांप उस ऑर्ब को अपने जगह पर रखने के लिए बोल रहा है, परंतु ह्यूबे और उसके साथी खाली हाथ यहाँ से लौटना नहीं चाहते थे। जिसके बाद ये सभी मिलकर उसी सांप के ऊपर हमला करने लगता है। इसीलिए वो भयानक सांप ह्यूबे और उसके दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। जब ये सभी सांप से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था तभी फ्लैटी के बैग से वो कांच की बोतल गिर जाता है जो उसने कॉन्थियो के पास से चुराया था। इसके बाद हम उस फायरफ्लाइज को उसके किंग के पास आता हुआ देखते हैं। काफी जल्दी वो फायरफ्लाइज घाटी और झील को पार करते हुए अपने किंग के पास आता है। यहाँ पर ह्यूबे को आइडिया आता है, अगर किसी तरीके से फायरफ्लाई की किंग को सांप के पास ले जाकर जला दिया जाए तभी उसके साथ उसके सारे साथी भी जलकर मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये सांप मार सकता है। इसीलिए जब ह्यूबे उस कांच के बोतल को लेकर सांप की तरफ भागने लगता है तभी ह्यूबे उस सांप के अचानक हमले की वजह से गिर जाता है और उसके हाथों से कांच की बोतल गिरकर टूट जाता है। इसीलिए फायरफ्लाई की किंग भी बोतल से आजाद होकर उड़ने लगता है। तभी कोई व्यक्ति आकर उस फायरफ्लाई को हाथों से पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल करके यहाँ पर लौट आता है। प्रोफेसर उस फायरफ्लाई को पकड़ने से वो जल जाता है, उसी के साथ प्रोफेसर भी जलने लगता है और वो कहता है, मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये कह के प्रोफेसर उस फायरफ्लाई को पकड़ के सांप के मुंह में छलांग लगा देता है। उसी के साथ सारे फायरफ्लाई अपने किंग का पीछा करते हुए सांप के मुंह में चला जाता है और कुछ ही देरों में सारे फायरफ्लाइज की जलने की वजह से उस सांप की मौत हो जाती है। इसी भयानक विशालकाय सांप की गिरने से पूरा मुकाबला टूटने लगता है। इसीलिए ह्यूबे के साथ उसके सारे दोस्त मुकाबला टूटने से पहले यहाँ से बाहर निकलकर झील में कूद जाता है। आगे हम देखते हैं ये लोग लिंग लोंग की लाश को लेकर घर की तरफ जा रहा था। घर में पहुँचते ही सबसे पहले ये लोग अपने मरे हुए दोस्तों की श्रद्धांजलि देते हैं।
उसी के साथ हम लोग देखते हैं ड्रैगन बोन सेलेस्टियन ट्रूम और मून चेन ऑर्ब को एक साथ मिलाने से मून चेन ऑर्ब हवा में उड़ने लगता है और ड्रैगन बोन चमकने लगता है। उसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है।